एक एक्ट है और पढ़ लेते हैं तब चलते हैं। देखिए, भारत का शासन अधिनियम 1919, इसके पहले था 1909 मार्ले मिंटो सुधार। अब नेक्स्ट उसके बाद एक एक्ट है जिसका नाम है 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। आप जानते हो पहला नाम मॉन्टेग्यू, दूसरा नाम चेम्सफोर्ड। तो पहला कौन है? ये सचिव, और दूसरे कौन है? गवर्नर। इंडिया के गवर्नर हैं और ये इंडिया के सचिव यानी ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 को। कई बार एग्जाम में पूछा निम्न में से किसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा 1919 के एक्ट को। इसे अगस्त ऑफर भी कहते हैं। कौन सा ऑफर? अगस्त ऑफर भी कहते हैं। इसका घोर विरोध भी हुआ था 1919 के इस एक्ट का। महात्मा गांधी ने भी विरोध किया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी विरोध किया, बहुत लोगों ने विरोध किया था। इसे काला कानून भी कहते थे। लेकिन अगर हम आंदोलन की दृष्टि से देखेंगे तो इतिहास में वो जाके हम बात करेंगे। हम लोग संवैधानिक पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं, इसमें जो प्रावधान अधिनियम आ रहे हैं शासनिक व्यवस्था के लिए वो क्या क्या है। तो यहाँ पर शासनिक व्यवस्था में पहला इसमें क्या काम किया गया? प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। इसमें लोकसभा और राज्यसभा का क्या किया गया? गठन। आपके देश में लोकसभा राज्यसभा है ना, वो व्यवस्था कहाँ से शुरू होती है? 1919 के एक्ट से शुरू होती है। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, डायरेक्ट इलेक्शन होगा। इस लोकसभा और राज्यसभा नाम की संस्थाओं का गठन किया गया। किस एक्ट के तहत? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। उसके बाद नेक्स्ट प्रावधान चौथा क्या किया गया? कार्यकारी परिषद में कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त 6 भारतीय सदस्य होना अनिवार्य कर दिया गया। यानी कमांडर इन चीफ रहेगा कार्यकारी सदस्य में, वो कोई ब्रिटिश ही होगा, लेकिन उसकी उस सभा में, वायसराय की उस सभा में 6 भारतीय सदस्य अनिवार्य रूप से होने चाहिए। नेक्स्ट अगले में क्या किया? ईसाई, सिख, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय के लिए अलग निर्वाचन मंडल दे दिया। समझ रहे हो क्या किया? देश के टुकड़े टुकड़े कर डाले लोगों ने, तबाही मचा दिए। पहले बंगाल का विभाजन किया 1905 में करजन ने, और विभाजन के बाद 1909 में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया कि मुस्लिम लीडर, मुस्लिम वोटर और शासन पूरे क्षेत्र पर। अब 1919 में 10 साल बाद क्या हुआ? जब लोगों के अंदर विद्वेष बढ़ना शुरू हुआ तो सबको शांत करने के दृष्टिकोण से इतने निर्वाचन मंडल ले आए। ईसाइयों को भी दे दिया, सिखों को भी दे दिया, आंग्ल भारतीय मतलब जो पुर्तगाली थे जो गोवा में बचे हुए थे उनको भी दे दिया, यूरोपियंस जो थे उनके लिए अलग से दे दिया। यूरोपीय लड़ेगा तो यूरोपीय वोट डालेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र पूरा लोगों पर करेगा। इसमें से एक व्यक्ति गायब है, हिंदुओं को कोई क्षेत्र नहीं दिया। जैसे हिंदुओं को ना वहीं मिला था ना यहीं मिला, बाकी ईसाई, सिख, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय सबको दे दिया। इसके कारण विद्वेष क्या होगा? और बड़ा होगा। तो ये एक तरीके से भारत को और तोड़ने की एक बहुत बड़ी साजिश थी अंग्रेज़ों की। नेक्स्ट है मताधिकार का अधिकार दिया गया, वोटिंग राइट्स दे दिए गए। वोटिंग राइट्स जो यहाँ पे दिए गए हैं उसका कुछ अधिकार आधार था। उसमें से पहला था संपत्ति। जिसके पास संपत्ति होगी वो वोट दे सकता है, या तो बेस्ट एजुकेटेड हो, उच्च शिक्षा वाला हो, वो वोट दे सकता है, या वो टैक्स भरता हो टाइम से, वो वोट दे सकता है। वोट डालने का अधिकार सबको नहीं था। जैसे आज है कि हर कोई 18 साल जिसकी उम्र हो गई है वो वोट कास्ट कर सकता है अपना, ऐसा वहाँ व्यवस्था नहीं था। यहाँ वोट वही लोग दे सकते थे जो या तो ज़्यादा संपत्ति वाले हो, या ज़्यादा उच्च शिक्षा वाले हों, या वो टैक्स भरते हों। ऐसे ही लोग केवल मताधिकार का अधिकार रखते थे इस 1919 के अधिनियम के तहत। उसके बाद लोक सेवा आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। यूपीएससी जानते हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी का गठन 1926 में किया गया। 1919 के एक्ट में प्रावधान किया गया और 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसे हम बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। तो आज ये हमारे यहाँ व्यवस्था में है ना, संविधान में एक स्वायत्त संगठन है। तो ये सब संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, यही सब चल के आगे आपके संविधान में काम करेंगे पढ़ने में। एम्बेसडर लंदन में नियुक्त किया, अब प्लस एक सचिव, यानी कोई भारतीय एम्बेसडर होगा और कोई एक भारत का सचिव भी होगा जो लंदन में अब नियुक्त किया जाएगा। और सेंट्रल बजट को स्टेट बजट से क्या किया गया? जैसे इस बार मोदी जी ने क्या किया,
रेल बजट और पहले और पूरा बजट अलग अलग आता था, अब की बार मर्ज कर दिया गया। रेल बजट आम बजट दोनों एक साथ कर दिया गया। अब केवल एक बजट आता है भारतीय, पूरे देश का लेखा जोखा, उसे अलग अलग नहीं देखा जाता। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल बजट और स्टेट बजट को क्या किया गया, अलग अलग। आज भी हमारे यहाँ सेंटर का बजट अलग होता है, स्टेट का बजट अलग होता है। हाँ, कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें सेंटर स्टेट को कोऑपरेट करता है, जैसे एजुकेशन है, पुलिस है, या और कोई भी सर्विसेज है, या कोई और सेवाएं चल रही है राज्य के अंदर, सिंचाई व्यवस्था चल रही है, उसमें सेंटर का अपना पैसा होता है, स्टेट का अपना होता है। 30% सेंटर दे तो 60% स्टेट दे, या 60% सेंटर दे 30% स्टेट दे, समझ रहे हैं कि नहीं, 40% ही दे, 70%, जो भी कॉम्बिनेशन बनता है, यानी स्टेट और सेंटर कोऑपरेट करके चलते हैं। तो इस सेंटर का बजट और स्टेट का बजट क्या होता है, अलग अलग। अभी भी हमारे यहाँ देखो उत्तर प्रदेश का बजट अलग जारी होता है और संघ का यानी केंद्र सरकार का बजट अलग जारी होता है। तो वो व्यवस्थाएं हमारे संविधान में आज भी मिल रही है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संविधान की वो यहीं से आती है। तो ये आपका 1919 का एक्ट रहा, जिसमें ध्यान में रखना है कि इस एक्ट के द्वारा ईसाई, सिख, आंग्ल, भारतीय सबको अलग पृथक निर्वाचन मंडल देने का प्रावधान किया गया। मताधिकार का अधिकार दिया गया, लेकिन सबको नहीं, उनको जिनके पास संपत्ति ज़्यादा हो, या तो उच्च शिक्षा हो, या फिर वो टैक्स पेयर हो, ज़्यादा टैक्स देते हो गवर्नमेंट को। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, 1926 में बना, प्रावधान 1919 में ही रखा गया। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, इसे अगस्त ऑफर भी कहा जाता है। इसी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में ढेर सारे लोग इकट्ठा हुए थे, और उसके बाद जनरल डायर आया और कहा भून डालो गोलियों से, और सब गोली चला दिए। और गोली चलाने वाले कौन थे, सब अंग्रेज, इंडियन थे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो जो सिपाही भर्ती होती थी उसमें 70% भारतीय ही रहते थे अंग्रेज़ों की सेना में। अंग्रेज़ तो खाली जनरल कर्नल होते थे, गोली चलाने बम फेंकने वाले भारतीय रहते थे। तो ये भारतीय ही भारतीय पे गोली चलाया था, कोई दूसरा नहीं चलाया था। मैं इसमें निर्दोष नहीं कह रहा हूँ कि अंग्रेज़ निर्दोष थे, उनके कहने पे हुआ, लेकिन जो सैनिक थे वही थे। अगर वो सरेंडर कर देते, नहीं चलाते, तो घटना ही नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कि अगर अपने देश को बचाना है तो आपको राष्ट्रभक्त बनना पड़ेगा, और राष्ट्रभक्त तैयार करने ही पड़ेंगे। इसलिए हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, जो पुरानी वाली थी 1986 में जो बनी है जो शिक्षा नीति, और जो 1968 में शिक्षा नीति बनी थी, हर शिक्षा नीति में टारगेट किया गया है कि शिक्षा का स्तर ऐसा हो कि बालक शुद्ध है, देशभक्त तैयार हो। और जब तक देशभक्ति की भावना अंदर नहीं आएगी, तब तक आप अंग्रेज़ों की गुलामी करेंगे या किसी और की गुलामी करेंगे, कभी चाइना की गुलामी करेंगे। अगर आपके अंदर देशभक्ति की प्रेरणा है तो अपने देश के प्रति आप ज़्यादा वफादार होंगे। तो ये है 1919 का एक्ट, बाकी अगले वीडियो में।